टॉर्शन मॉड्यूल में हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एम बी एन आर मॉड्यूल अवर एन इंटीग्रल डोमेन आर। और अब हमारे पास जो डोमेन है वो आर है, एक मॉड्यूल एम दिया हुआ है जो आर मॉड्यूल है और हमारे पास डोमेन क्या है आर। देन द सेट ऑफ ऑल टॉर्शन एलिमेंट्स। अब हमने सारे टॉर्शन एलिमेंट को उठा लें, वो जो हमारे पास सब मॉड्यूल बनता है वो हमारे पास क्या प्रूव करना है, एम बी ए सब मॉड्यूल, वो हमारे पास सब मॉड्यूल बनना चाहिए। यानी कि सारे टॉर्शन एलिमेंट्स से बनने वाला सेट सब मॉड्यूल होना चाहिए और उससे बनने वाला क्वेश्चन जो मॉड्यूल है एम ओवर टी वो टॉर्शन फ्री होना चाहिए। एम हमारे पास आर मॉड्यूल है किसी इंटीग्रल डोमेन में, हमने प्रूव करना है उसके सारे टॉर्शन एलिमेंट उठा के ग्रुप में रख लो तो वो हमारे पास सब मॉड्यूल बन जाए। और एम ओवर टी जो हमारे पास है ये क्या होना चाहिए, टॉर्शन फ्री। अच्छा, बाय डेफिनेशन अब डेफिनेशन क्या थी कि टॉर्शन में सारे वो एलिमेंट आ जाते हैं जो नॉन नेगेटिव, जो नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होकर अपना आंसर क्या देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं। सबसे पहले हमने प्रूव करना था कि सेट में कम से कम एक एलिमेंट हो, ये नॉन एम्प्टी सेट हो। अब हमें पता है कि इंटीग्रल डोमेन की बात हो रही है। इंटीग्रल डोमेन होती है कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब उसमें एडिशन के लिहाज से भी आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आइडेंटिटी है। मतलब आर में एडिशन वाली आइडेंटिटी भी है और मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी भी है। अब आपको पता है एडिशन वाली आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है ओ एम। यानी कि आई आर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ओ एम एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो तो आंसर आ जाता है ओ एम। तो इसका मतलब एक ये नॉन जीरो एलिमेंट आई आर, मल्टीप्लाई होने से आंसर ओ एम आ रहा है। हर वो एलिमेंट जो किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई हो आंसर अपना ओ एम दे वो टॉर्शन में आ जाता है। इसका मतलब एक एलिमेंट ओ एम तो टॉर्शन सेट में है। मतलब ये तो हमारे पास नॉन एम्प्टी तो नहीं है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो है। अब मैंने प्रूव करना है इसको सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल की दो प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले आप दो एलिमेंट ले लें एक्स और वाई इस टॉर्शन में सेट में। अगर एक्स और वाई इसमें दो एलिमेंट है तो दो नॉन जीरो नंबर भी आएंगे जो हमारे पास आ जाएंगे आर और एस। अब एक्स आर से मल्टीप्लाई होता आंसर क्या आता है ओ एम और वाई एस से मल्टीप्लाई होता आंसर क्या आता है ओ एम। अब आपने प्रूव करना है कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि आर एस इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस वाई वो भी किस में आना चाहिए, टॉर्शन में। एक्स माइनस वाई साथ कॉन्स्टेंट लगा लिए आर एस, अब ये हो जाएगा आर एस एक्स माइनस आर एस वाई। इसके बाद एस आर एक्स माइनस आर एस वाई, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये मॉड्यूल के रिंग के एलिमेंट है, चेंज हो सकते हैं। रिंग में क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ होता है। अब ये हो जाएगा एस बाहर आ जाएगा और आर एक्स आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस आर बाहर आ जाएगा और एस वाई आ जाएगा ब्रैकेट में। अब इसका आंसर भी ओ एम है, इसका आंसर भी ओ एम है। ओ एम माइनस ओ एम आंसर आ जाएगा ओ एम। तो मतलब एक्स माइनस वाई ये भी किसके साथ, किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई और आंसर किस में दे रहा है, ओ एम में। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई भी किस में बिलोंग कर गया, टी सेट में। तो यही तो सब मॉड्यूल की पहली डेफिनेशन थी। दूसरी सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी थी कि आप किसी सब मॉड्यूल किसी एलिमेंट जो टी सेट में हो उसको किसी नॉन जीरो नंबर से रिंग में से उठा के मल्टीप्लाई करें और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी किस में आ जाए, उसी सेट में टी में आ जाए। अब चेक करें, मैंने जेड लिया टी में से तो कोई ना कोई नंबर होगा जो जेड से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या दे देगा, ओ एम दे देगा। अब मैंने उस टी जेड को जो एलिमेंट यू जेड को टी के साथ एक रियल नंबर लिया उसमें से रिंग में से और यू इंटू टी जेड कर लिया। अब यू और टी आपस में क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं क्योंकि रिंग के एलिमेंट है। तो हो जाएगा टी यू जेड और यू जेड का आंसर क्या होता है, ओ एम। तो इसका मतलब यू इंटू टी जेड ये भी अपना आंसर क्या देता है, ओ एम देता है। तो टी जेड भी किस में बिलोंग कर गया, टॉर्शन वाले सेट में। तो हमारे पास ये सब मॉड्यूल प्रूव होगा, सब मॉड्यूल की दोनों प्रॉपर्टी प्रूव होगा। अब आपने क्या प्रूव करना है कि जो क्वेश्चन है ना हमारे पास क्वेश्चन सेट बनता है वो टॉर्शन फ्री है, यानी कि वो टॉर्शन वाला सेट नहीं है। अच्छा, अब कह लें एम ओवर टी इज क्वेश्चन आर मॉड्यूल। हमने कह लिया कि एम ओवर टी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मॉड्यूल। अब क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या थी, ऊपर वाले सेट के एलिमेंट आते हैं और नीचे वाला सेट पूरा आ जाता है। अब हमने प्रूव करना है ये टॉर्शन फ्री है। अच्छा, अगर अब हमने टॉर्शन फ्री प्रूव करना है, टॉर्शन फ्री का मतलब होता है कि जिस तरह टॉर्शन में राइट साइड पे आइडेंटिटी आती है ना, अब एम ओवर टी की आइडेंटिटी होती है टी, क्योंकि एम का एलिमेंट होता है और टी सेट पूरा, एम की आइडेंटिटी जीरो और टी एज इट इज। तो हमने प्रूव करना है कि इस साइड पे आइडेंटिटी ना आए, टॉर्शन फ्री प्रूव करना है, यानी कि एक्स प्लस टी का आंसर टी ना आए, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, अब आपने कह लिया एक्स प्लस टी इज नॉट इक्वल टू टी, एक टॉर्शन एलिमेंट है। अगर टॉर्शन एलिमेंट है तो किसी नॉन जीरो नंबर आर से ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और अपना आंसर क्या दे देगा, टी आंसर दे देगा। तो आर एक्स प्लस टी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, टी एज टी आ जाएगा बराबर किसके है, टी के। अब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी हो तो ए किसको बिलोंग करता है, बी को। इसका मतलब आर एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, टी को। अगर आर एक्स टी को बिलोंग कर जाए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एस, एक नॉन नेगेटिव एलिमेंट एस भी आ जाएगा जो आर एक्स से मल्टीप्लाई होगा और आंसर क्या देगा, ओ एम। किस तरह बोले, अब क्योंकि अभी हम कह के आए हैं कि आर एक्स टॉर्शन का एलिमेंट है और जो जो टॉर्शन में आ जाए वो किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देता है, ओ एम। तो एस आर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ओ एम के। अब आर भी नॉन जीरो है, एस भी नॉन जीरो है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी
नॉन जीरो नहीं है। एस आर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। कोई नॉन जीरो नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई और आंसर ओ एम आ जाए तो ये एलिमेंट चले जाएगा टोर्शन में, मतलब एक्स किस में चले जाएगा, टोर्शन में, यानी कि एक्स बिलोंग कर जाएगा टी को, यानी कि एक्स प्लस टी किसके बराबर आ जाएगा, टी के। जबकि हम कह के चले जाएगा एक्स प्लस टी टी के बराबर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, तो फिर ये टोर्शन फ्री हो जाएगा, ये टोर्शन नहीं है। अगला हमारे पास टॉपिक है फ्री मॉड्यूल। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल और एक्स उसका एक सबसेट एम का। अगर एम जनरेट हो एक्स के साथ, पहली कंडीशन ये है कि अगर एक्स जनरेट करे एम को, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप एक्स से एक मैपिंग बनाओ किसी मॉड्यूल एन में। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि वो जो सेट एक्स जो जनरेट कर रहा है, अगर हम उससे एक मैपिंग बनाएं एन पे, एन कोई सब मॉड्यूल ले लें, तो हमारे पास एक मैपिंग खुद ब खुद आ जाएगी, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, जो होती है एम से एन पे। यानी एक मॉड्यूल एम है, एक्स उसको जनरेट करता है। पहली कंडीशन तो ये है एक्स उसको जनरेट करे। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स जो सबसेट है वहाँ से एक मैपिंग ले एन पे, तो एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग भी आ जाती है जो चलती है एम से एन पे। अब ये नीचे लिखा हुआ है फॉर एनी मॉड्यूल एनी आर मॉड्यूल एन हमने लिया, अगर मैपिंग जाए एफ फ्रॉम एक्स टू एन उस सबसेट से एन पे, तो वहाँ पे देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म बनेगी जी फ्रॉम एम टू एन, सच डैट ये फंक्शन एफ पे मैपिंग अप्लाई हो या जी पे मैपिंग अप्लाई हो, आंसर क्या होगा, सेम होगा, उसके इमेजेस सेम होंगे। ये कंडीशन है। अब इसके बाद एक इसका थ्योरम है। थ्योरम क्या है, दी होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ फ्री मॉड्यूल इज़ यूनिक। उन्होंने कहा है जो होमोमॉर्फिज्म बने ना, जिस तरह ये डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में ये जी होमोमॉर्फिज्म है, उन्होंने कहा ये जो होमोमॉर्फिज्म बनती है ये यूनिक रहती है, एक ही बनती है एक फ्री मॉड्यूल में। अब ये चेक कर लेते हैं। लेट एम बी एन फ्री मॉड्यूल, हमने कह दिया एम क्या हमारे पास फ्री मॉड्यूल है और जनरेट हो रहा है एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू सोन एक्स के तक के एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। हमने एक मैपिंग ले ली है एफ जो चलती है उस सबसेट से एन तक, ये तो मैपिंग ऑब्वियसली चलनी है। दूसरी मैपिंग हमने प्रूव करनी है कि वो यूनिक हो, तो फिर वहाँ पे ज़रूर एक होमोमॉर्फिज्म आ जाएगी जी जो चलती है एम से एन पे। यहाँ तक सिर्फ डेफिनेशन लगी, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है, सेम आता है। यहाँ पे डेफिनेशन लग गई है। अब हमने प्रूव करना है ये जो मैपिंग बन रही है जी, ये हमारे पास क्या है, यूनिक है। यूनिक के लिए हम कंट्राडिक्शन हमेशा लेते हैं। हमने कहा फ़र्ज़ कर लें कि ये यूनिक नहीं है, एक और भी मैपिंग है एच, वो भी कहाँ से चल रही है, एम से एन पे, तो फिर एच ऑफ एक्स का आंसर भी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के। जिस तरह जी ऑफ एक्स का आंसर किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के। हमने जी को रिप्लेस किससे कर दिया, एच ऑफ एक्स का भी आंसर क्या आ जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स। वी वांट टू शो डैट जी इज इक्वल टू एच। अब हम शो करना चाहते हैं कि जो हमने डिफरेंट लिया है ना, यहाँ पे जी थी, हमने कहा जी नहीं लेनी, खुद से एच ले लिया। हम शो करना चाहते हैं ये जी और एच को डिफरेंट नहीं है, ये एक ही चीज़ है, जी और एच बराबर है। फॉर दिस लेट एक एलिमेंट ले लें एम का, मॉड्यूल का। अब आपको पता है पहली इन्फॉर्मेशन ही ये है कि मॉड्यूल बन रहा है इस सेट से, तो जो मॉड्यूल का एलिमेंट एम होगा वो इस एक्स के एलिमेंट से मिलके बनेगा। तो जो एम का एलिमेंट है वो बनेगा समेशन ऑफ आर आई, एक्स के एलिमेंट को मिलाने से। इसके बाद अब हमने क्या करना है, जी और एच को बराबर प्रूव करना है ना, तो जी का एलिमेंट जिस पे मर्जी अप्लाई हो, एच का भी एलिमेंट उस पर अप्लाई होने से आंसर क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने जी अप्लाई कर देना एम पे, मॉड्यूल के एलिमेंट पे। एम पे की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी समेशन आर आई एक्स आई। अब समेशन जी अंदर आ जाएगा आर आई एक्स आई, क्योंकि हमारे पास जी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती है कि जी कोई बाहर नंबर हो तो वो अंदर आ सकता है। इसके बाद ये आ जाएगा आर जी एक्स आई, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। इसके बाद आर आई को बाहर आने दो, और जी ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के, ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये देखें जी ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। यहाँ पे आ जाएगा आर आई और एफ ऑफ एक्स आई। अभी आ जाएगा आर आई एच ऑफ एक्स आई। एफ और एच भी इक्वल होते हैं, कहाँ से पता लगा, ये लिखा था, एच और एफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा एच आर आई एक्स आई, एच को बाहर ले जाएगा आर एक्स आई, ये आ जाएगा एच एम के बराबर, यानी कि जी एम उठाया और वो एच एम के बराबर चलेगा। तो यही तो प्रूव करना था कि जी और एच कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, जी और एच सेम है, और जी भी होमोमॉर्फिज्म ली थी, एच भी होमोमॉर्फिज्म ली थी। यानी कि जो पहले होमोमॉर्फिज्म ली है और जो बाद में लिया है कि वो कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, एक ही होमोमॉर्फिज्म होती है, और वही जो हमने जी ले लिया वो यूनिक ही रहेगी। ये हमने प्रूव करना था।